हेलो दोस्तों, वेलकम टू एमएम लॉ क्लासेज। आज की इस वीडियो में डिस्कस करेंगे हम इंडियन एविडेंस एक्ट के एक मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक डाइंग डिक्लेरेशन सेक्शन 32A 32 फर्स्ट। इंडियन एविडेंस एक्ट 1872 की सेक्शन 32 फर्स्ट डाइंग डिक्लेरेशन मृत्युकालीन कथन को आज हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, इस सेक्शन को पढ़ने से पहले हमें यह पता होना चाहिए कि हम किस चीज़ के बारे में पढ़ रहे हैं। ठीक है, ये चैप्टर 2 के अंदर है और चैप्टर 2 सेक्शन 5 से लेकर 55 तक कवर करता है। पूरा चैप्टर तथ्यों की सुसंगता रेलिवेंसी ऑफ फैक्ट के बारे में है। इसमें जो सबसे पहली सेक्शन है सेक्शन 5, इसमें हमें बताया गया है कि कोर्ट में ऐसा नहीं है कि किसी भी चीज़ को उठा के उसका एविडेंस दे दिया जाएगा। केवल फैक्ट इन इश्यू और रेलिवेंट फैक्ट का ही कोर्ट में आप एविडेंस दे सकते हैं। और रेलिवेंट फैक्ट कौन से होंगे? जो सेक्शन 6 से लेकर 55 तक हमें बताए गए हैं वो ही रेलिवेंट फैक्ट होंगे। और उन्हीं रेलिवेंट फैक्ट में से एक ये है 32 फर्स्ट। सेक्शन 32 में टोटल 8 क्लोज दिए हुए हैं, जिसमें से केवल एक क्लोज 32 फर्स्ट क्लोज डाइंग डिक्लेरेशन के बारे में है, जिसके बारे में इस वीडियो में चर्चा करेंगे। और अगला पार्ट उसके जो अगले क्लोज हैं उसके बारे में होगा। ठीक है, तो 32 फर्स्ट तथ्यों की सुसंगता के चैप्टर में है, यानी रेलिवेंसी ऑफ फैक्ट के बारे में है। और इसका एविडेंस कोर्ट में दिया जा सकेगा। क्योंकि ये क्यों दिया जा सकेगा? क्योंकि ये रेलिवेंट बताया गया है सेक्शन 32 में। अब मृत्युकालीन कथन क्या है, हम इसमें क्या क्या चीजें पढ़ने वाले हैं वे देख लेते हैं। किस किस चीज से कहां से इसमें क्वेश्चन बनते हैं, प्री में और मेंस में भी। ठीक है, सबसे पहली चीज देखेंगे मीनिंग क्या है, अर्थ क्या है, इसका अर्थ क्या है मृत्युकालीन कथन का, डाइंग डिक्लेरेशन का अर्थ क्या है। दूसरी चीज हम देखेंगे कि इसमें शर्तें क्या है, एलिमेंट्स क्या है, जो एसेंशियल एलिमेंट्स हैं इस मृत्युकालीन कथन के वे क्या क्या है। फिर अगली चीज देखेंगे कि ये कथन जो है वो लिखित होना चाहिए या मौखिक होना चाहिए। फिर यहां से क्वेश्चन बनते हैं, लिखित हो सकता है या मौखिक हो सकता है यहां से, या फिर क्या इसका जो साक्षिक महत्व है, यानी इसकी एविडेंस की इसकी वैल्यू क्या है, वो वेट क्या है इस एविडेंस का, वो हम देखेंगे। तो 4 ही तरीके से क्वेश्चन पूछे जाते हैं मृत्युकालीन कथन के बारे में। ठीक है, पहला क्या है, मीनिंग क्या है, मृत्युकालीन कथन की परिभाषा क्या है, किसको कहेंगे, इसके शर्तें क्या है, एसेंशियल एलिमेंट्स क्या है, ये लिखित होना चाहिए, मौखिक होना चाहिए या संकेतों के द्वारा भी समझा जा सकता है, ये कैसा होना चाहिए, साक्षिक महत्व क्या है, या एक क्वेश्चन बनता है कि इसको कौन रिकॉर्ड कर सकता है। ठीक है, तो इसके बारे में हम आज यहां डिस्कस करेंगे। सबसे पहली बात कहां है, डाइंग डिक्लेरेशन सेक्शन 32 के क्लोज फर्स्ट में है। ठीक है, अर्थ क्या है, जैसे कि मृत्युकालीन कथन, इस शब्द से ही इसका मीनिंग पता चलता है कि मृत्यु होते हुए जो कथन, जो स्टेटमेंट वो करेगा, जिसकी मृत्यु हुई है वही मृत्युकालीन कथन होगा। लेकिन कैसे, इसमें यदि हम कानून के लिहाज से इसको देखें तो मृत्युकालीन कथन कौन सा होगा। ठीक है, मृत्युकालीन कथन उस कथन को कहेंगे जो जिस व्यक्ति द्वारा, जिसकी मृत्यु हुई है, उस व्यक्ति द्वारा उसकी मृत्यु के बारे में या उन सिचुएशंस, उन परिस्थितियों के बारे में जिसके कारण उसकी मृत्यु हुई है, उसके बारे में वो कथन बताता हो। ठीक है, तो मृत्युकालीन कथन कौन सा होगा, वह व्यक्ति जिसकी मृत्यु हुई है उसके द्वारा
उसकी मृत्यु के बारे में या उन परिस्थितियों के बारे में वो बताता हो वो कथन, तो उस कथन को मृत्युकालीन कथन कहेंगे। और ये कब सुसंगत होगा? ये सुसंगत तब होगा यदि उसकी मृत्यु के बारे में प्रश्न है। यदि प्रश्न ये है कि इसकी मृत्यु कैसे हुई है, तो ये तब सुसंगत होगा, तब ये रेलिवेंट माना जाएगा। ठीक है। एक दूसरा क्वेश्चन यहां से बनता है कि क्या ये सिविल और क्रिमिनल, सिविल और आपराधिक दोनों मामलों में सुसंगत होगा? जी हाँ, दोनों मामलों में सुसंगत होगा। यहाँ भारतीय विधि में दोनों मामलों में सुसंगत है। इंग्लिश में ये केवल दंडिक मामलों में, आपराधिक मामलों में सुसंगत होगा। लेकिन यदि हम इंडिया की बात करते हैं तो ये दोनों में, सिविल और आपराधिक दोनों ही मामलों में सुसंगत होगा। तो ये इसकी परिभाषा है। और ऐसी मृत्यु हत्या के द्वारा हो सकती है। ऐसी मृत्यु जो जिसके बारे में प्रश्न है और वो कथन करता है, ऐसी मृत्यु हत्या के बारे में भी हो सकती है और या आत्महत्या के बारे में भी हो सकती है। जैसे कोई लेडी है ए, वो अपनी माँ को बार बार पत्र लिखती है कि मेरा पति मुझे बहुत परेशान करता है, दहेज की मांग करता है, ये पत्र बार बार अपनी माँ को लिख रही है। ठीक है। तो और उसकी मृत्यु अगर हो गई तो ये पत्र सुसंगत होंगे। ठीक है। ये पत्र क्या होंगे? डाइंग डिक्लेरेशन माने जाएंगे, मृत्युकालीन कथन माने जाएंगे, क्योंकि वो मृत्यु और परिस्थिति के बारे में बताते हैं। बेशक उसने मान लिया आत्महत्या भी की हो यहाँ, तो भी वो मृत्युकालीन कथन माने जाएंगे। वो हत्या या आत्महत्या के बारे में बताते हैं। ठीक है। तो ये चीज, तो अगर ये पूछा जाए कि सुसंगत कब होंगे, जहां मृत्यु का सवाल है कि व्यक्ति की मृत्यु किस कारण से हुई है, वो प्रश्न है, तो यहाँ ये मृत्युकालीन कथन सुसंगत होंगे। अब दूसरी चीज आती है, शर्तें क्या है इसकी, एसेंशियल जो एलिमेंट्स है वो क्या है। तो 3 इसके एसेंशियल एलिमेंट्स हैं। तीन शर्तें हैं। पहली है कि जो स्टेटमेंट उसने दी है, मृत्युकालीन कथन जो उसने दिया है, जो स्टेटमेंट दी है, वो उसकी मृत्यु के बारे में हो। ठीक है, मृत्यु के बारे में हो। दूसरा, परिस्थिति के बारे में हो जिससे उसकी मृत्यु हुई है, उस परिस्थिति के बारे में। और तीसरा, उसकी मृत्यु हो चुकी हो। तो 3 इसकी शर्तें हैं। पहली शर्त क्या है कि उसकी मृत्यु के बारे में हो, मृत्यु के बारे में हो जिससे उसकी मौत हुई है, उसके बारे में वो स्टेटमेंट हो। दूसरा, वो स्टेटमेंट उन परिस्थितियों के बारे में हो जिससे उसकी मृत्यु हुई है। या तीसरा, मृत्यु उसकी हो चुकी हो। ठीक है, पहला समझते हैं कि मृत्यु के बारे में हो। जैसे मैंने आपको ये एक एग्जाम्पल दिया कि एक लेडी अपनी माँ को बार बार जो है वो पत्र लिखती थी और उस पत्र में वो बताती थी कि मेरा पति मुझे परेशान करता है, मुझे मारने की धमकी देता है, मुझसे दहेज की मांग करता है, रोज मुझसे पैसे मांगता है। तो जो वो पत्र लिखती थी वो उसकी मृत्यु के बारे में इशारा करते थे, उसकी मृत्यु के बारे में बताते थे कि इस कारण इसकी मृत्यु हुई होगी। ठीक है, तो ये केस जो है मृत्यु के बारे में हो, ये एक केस है नंदालिया वेंकट रमन्ना, नंदलिया वेंकट रमन्ना, ये एक केस है वर्सेज एमपी 2011 का केस है। तो इसमें एक लेडी थी जो अपनी माँ को लेटर लिखती थी कि मेरा पति मुझे परेशान करता है, और उसने आत्महत्या कर ली थी। तो उन लेटर्स को उसका मृत्युकालीन कथन डाइंग डिक्लेरेशन माना गया और उसको उसमें सजा हुई। ठीक है, तो ये केस आपको याद रखना है, नंदलिया वेंकट रमन्ना वर्सेस स्टेट ऑफ एमपी मध्य प्रदेश 2011 का केस है। अब ये परिस्थितियों का जहां जिक्र है, पहला हो गया मृत्यु के बारे में इंगित करता हो,
दूसरा, उन परिस्थितियों के बारे में उसका स्टेटमेंट बताता हो कि जिनके कारण उसकी मृत्यु हुई हो। इसमें एक बहुत ही महत्वपूर्ण एक केस है पाकला नारायण स्वामी। नाइनटीन 1939 का ये केस है। पाकला नारायण स्वामी का केस काफी इंपॉर्टेंट केस है, तो आपको ये काफी जगह ये केस मिलेगा। तो पाकला नारायण स्वामी का केस किससे संबंधित है? मृत्युकालीन कथन से ये संबंधित है। इसमें क्या था कि एक व्यक्ति ने दूसरे व्यक्ति से 3,000 रुपये उधार लिए। ठीक है, एक व्यक्ति है ए, उसने दूसरे व्यक्ति जो दूसरे गांव का था बी से 3,000 रुपये उधार लिए। इसने इसके पास लेटर भेजा कि भाई आजा और अपने पैसे जो है तू ले जा, सूद समेत इंटरेस्ट के साथ अपने पैसे ले जा। तो ये अपनी बीवी को बताता है, अपनी वाइफ को बताता है कि वहां से लेटर आया है और मैं उसको पैसे लेने के लिए जा रहा हूं। ये यहां से पैसे लेने के लिए इस गांव में गया, लेकिन वापस नहीं लौटा और उसकी डेड बॉडी टुकड़ों में मिली बाद में। तो ये जो लेटर है और इसने ये बताया अपनी वाइफ को, ये जो लास्ट का उसका स्टेटमेंट है जो उसने अपनी वाइफ को बताया कि मैं वहां पैसे लेने जा रहा हूं और इसके बाद में इसकी डेड बॉडी मिली। तो ये डाइंग डिक्लेरेशन मृत्युकालीन कथन माना गया, क्योंकि वो एक ही सीरीज की सिचुएशंस थी, एक ही संवार का वो परिस्थिति थी। वो परिस्थिति के बारे में बताता है कि भाई वो आदमी यहाँ इससे पैसे लेने गया और इसका क्या हो गया, एक मोटिव बनता है यहाँ से कि इसके पैसे थे और इसने इसको मार दिया। ठीक है, तो पाकला नारायण स्वामी का ये केस जो है ये परिस्थिति के बारे में आप लिख सकते हैं। अगला जो इसकी शर्त है वो है मृत्यु हो चुकी हो। ठीक है, अब ये मृत्यु हो चुकी हो, इसमें एक केस है मफीजुद्दीन अहमद बनाम असम राज्य। तो मफीजुद्दीन अहमद वर्सेज असम राज्य में ये कोर्ट ने कहा है कि मृत्यु होनी जरूरी है मृत्युकालीन कथन को मानने के लिए। अगर मृत्यु नहीं हुई है, अब प्रश्न यहाँ ये उठता है कि यदि मृत्यु हुई है तो वो डाइंग डिक्लेरेशन हो जाएगा, मृत्युकालीन कथन हो जाएगा। लेकिन यदि मृत्यु नहीं हुई है तो वो क्या होगा, वो जो स्टेटमेंट है वो 157 एविडेंस एक्ट में संपोषकता साक्ष्य माना जाएगा, कथन नहीं माना जाएगा। अब अगली जो चीज आती है इसमें डाइंग डिक्लेरेशन में देखने की कि लिखित है या मौखिक है, लिखित होना चाहिए या मौखिक होना चाहिए, ये बात इसमें उठती है। तो एक केस है इसमें क्वीन बनाम अब्दुल्ला। इसमें केस है क्वीन बनाम अब्दुल्ला का केस। इसमें क्या था कि एक लड़की थी जिसकी गर्दन कटी हुई थी और गर्दन इस तरह से काट दी गई थी, गर्दन आगे से इस तरह से काट दी थी जिससे वो बोल नहीं सकती थी। तो वो ना तो अपना बयान दे पा रही थी लिखित में ना मौखिक में, लेकिन उसने इशारों से वो बयान दिया था कि इस आदमी ने मेरी हत्या की है। तो इशारों से, संकेतों के द्वारा भी ये स्टेटमेंट दिया जा सकता है, लिखित भी हो सकता है, मौखिक भी हो सकता है और संकेतों के द्वारा भी दिया जा सकता है। अब एक क्वेश्चन यहाँ ये उठता है कि इसको रिकॉर्ड कौन कर सकता है। देखिए, मृत्युकालीन कथन को कोई भी रिकॉर्ड कर सकता है, लेकिन यदि वो मजिस्ट्रेट ने रिकॉर्ड किया है तो जाहिर सी बात है उसका वेट ज़्यादा होगा, उसकी वैल्यू ज़्यादा होगी, उसकी साक्षिक महत्व ज़्यादा होगा। लेकिन यदि पुलिस ने रिकॉर्ड किया है तो उसके मुकाबले कम होगा, और अगर किसी सिविल व्यक्ति ने किया है, बाहर किसी भी आदमी ने किया है, तो
वो उससे भी कम उसका वेट होगा। ठीक है, तो ये अगर क्वेश्चन केवल ये है कि कौन रिकॉर्ड कर सकता है, कोई भी रिकॉर्ड कर सकता है। ठीक है, अब इसका साक्षिक महत्व क्या है, इसका वेट क्या है। क्या केवल मृत्युकालीन कथन के बिहाफ पर किसी को सजा दी जा सकती है? दी तो जा सकती है, दी जा सकती है, लेकिन यदि वह मृत्युकालीन कथन बिल्कुल स्पष्ट है तो दी जा सकती है, और यदि कोर्ट को यह लगता है कि इसमें यह मृत्युकालीन कथन बिल्कुल स्पष्ट है और पूर्ण रूप से है, पूर्ण है, तो कोर्ट केवल मृत्युकालीन कथन के आधार पर दोष सिद्ध कर सकती है किसी अभियुक्त को। ठीक है, अब साक्षिक महत्व के बारे में दो केस इंपॉर्टेंट है। रामनाथ वर्सेस स्टेट, जिसमें कोर्ट ने कहा कि डाइंग डिक्लेरेशन के आधार पर दोष सिद्धि असुरक्षापूर्ण है। ठीक है, यानी इसको इतना ज्यादा इसका वेट नहीं माना कोर्ट ने कि केवल डाइंग डिक्लेरेशन के आधार पर ही किसी को दोष सिद्ध किया जा सके। रामनाथ वर्सेस स्टेट में ये बात कोर्ट ने कही है कि ये दंडादेश असुरक्षापूर्ण होगा। अब दूसरा केस है राम सागर यादव वर्सेज स्टेट ऑफ यूपी, 1985 का ये केस है। तो इसमें कोर्ट ने कहा था कि डाइंग डिक्लेरेशन मृत्युकालीन कथन के आधार पर दंड दिया जा सकता है, दंडादेश दिया जा सकता है, लेकिन यदि कोर्ट को यह संदेहास्पद प्रतीत होता है, यानी संदेह यदि उस मृत्युकालीन कथन पर है, तो उसके साथ संपोषक जो साक्ष्य है उसकी भी आवश्यकता पड़ेगी। यानी इस एविडेंस के साथ, इस स्टेटमेंट के साथ और भी एविडेंस की जरूरत पड़ेगी दोष सिद्ध करने के लिए। ठीक है, ये राम सागर यादव वर्सेस स्टेट ऑफ यूपी 1985 के केस में ये कहा है। ठीक है, तो मैंने आपको जो ये क्वेश्चन बताए हैं, ये जो सब्जेक्टिव जो मेंस में आता है उसके हिसाब से बताया है, और जो प्री में आता है उनसे कोई क्वेश्चन कहाँ से बनते हैं। ये बनता है कि डाइंग डिक्लेरेशन कहाँ दिया हुआ है, 35A में। अर्थ उसका आप समझ ही गए। शर्तें कौन कौन सी है ये आपको याद रखना चाहिए। एसेंशियल एलिमेंट्स जो हैं उसके ये 3 एलिमेंट्स हैं। ठीक है, या पाकना नारायण स्वामी और ये केस लो जो है, इनसे क्वेश्चन बन सकता है। क्वेश्चन ये पूछा गया है कि डाइंग डिक्लेरेशन किन वादों में किन मामलों में ग्राह्य होगा, सिविल या आपराधिक, या सिविल या आपराधिक दोनों में, सिविल या आपराधिक दोनों में। ठीक है, एक कौन रिकॉर्ड कर सकता है, तो कोई भी रिकॉर्ड कर सकता है इसको, डाइंग डिक्लेरेशन को। अब एक क्वेश्चन बनता है कि धारा 32 जो है सेक्शन 32 जो है वो किस नियम पर आधारित है, आवश्यकता के नियम पर आधारित है। आवश्यकता का नियम मतलब कि कोर्ट को जरूरत है, अब आदमी मर गया है, डाइंग, ये पूरी जो सेक्शन है, सेक्शन 32 में जो क्लोज 8 दिए गए हैं वो ऐसे व्यक्तियों के बारे में सुसंगत है कि जो मिल नहीं रहा है। जैसे फर्स्ट क्लोज डाइंग डिक्लेरेशन, वो मर गया तो वो मिल नहीं सकता, और ये समझा गया है कि मरता हुआ व्यक्ति झूठ नहीं बोलता। ठीक है, तो ये सेक्शन हमारी 32 थी। मुझे लगता है कि ये अच्छे से डिस्कस हुई होगी। यदि आपको वीडियो अच्छी लगी है तो ज़रूर आप लाइक करें, मुझे कमेंट्स ज़रूर करें, आपके कमेंट्स मुझे बहुत अच्छे लगते हैं। चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।